हिंदी इलेक्टिव का महागैस 2। हाँ, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी का महागैस 2, जिसमें कि आप लोग के 4 गैस किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, 4 से ज़्यादा उससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा वीडियो बन गया है, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट है या फिर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव का दूसरा मतलब महागैस है, 3 और 4 दो और आएगा। तो पहला में गद्यांश रहेगा, बोला है मनुष्य का जीवन इतना विशाल है ना। मनुष्य का जो जीवन है इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए, है ना, मनुष्य के जो जीवन है इतना विशाल है, इतना विशाल है कि उसको आचरण का रूप देने के लिए नाना प्रकार मतलब अनेक 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 प्रकार की उच्च नीच और भले बुरे विचारों, अमीरी और गरीबी की उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतने ही बदलवती है जितना कि पवित्र पवित्रता है। जो कुछ जगत में हो रहा है उस वह जो केवल आचरण है ना। विकास के अर्थ पर जो भी हो रहा है, अंतरात्मा वही काम करती है, और जो बाह्य पदार्थ जो है बाहर के पदार्थों का संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता है कि किन किन रूपों से जो है ना, किन किन रूपों होना चाहिए से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं, जिनको हम धर्मात्मा भी कहते हैं। क्या पता कि किन किन अधर्मों के कारण जो है धर्म ज्ञान को पा सके, जिनको हम सभी भी कहते हैं। क्या पता कि पहले कितना अपवित्र आचरण करते हो। तो अब ये जो है यहाँ क्वेश्चन है आप लोग के लिए, 3 क्वेश्चन, तीनों का आंसर देना है। तो बोला है कि जीवन को पवित्र आचरण में ढालने के लिए क्या करना पड़ता है। जीवन को जो है पवित्र आचरण में अगर ढालना है तो क्या करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जो कुछ जगत में हो रहा है वह आचरण के विकास के अर्थ पर हो रहा है ना। यह किस प्रकार का वाक्य है, परिभाषा लिखिए। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि जीवन को जो है पवित्र आचरण ढालने के लिए क्या करना चाहिए। तो जीवन को पवित्र आचरण में ढालने के लिए नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऊंच नीच और अच्छे बुरे कार्यों का अनुभव कर लेना पड़ता है, तथा विविध प्रकार के लोगों का जीवन में शिक्षा लेनी पड़ती है ना। अगला क्वेश्चन है कि जो कुछ जगत में हो रहा है, संसार में जो भी चीजें हो रहा है वह आचरण के विकास के अर्थ है ना, अर्थ से हो रहा है। तो यह प्रकार किस प्रकार का वाक्य है ना, परिभाषा लिखने बोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह मिश्र वाक्य है, इसमें बहुत सारा चीजें मिले हुआ है। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और उसके आश्रित एक या फिर तो एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। उसका बाद क्वेश्चन है कि इसका शीर्षक देना है। तो आप अपने से नाम जो आपको अच्छा लगे, तो क्या नाम अच्छा होना चाहिए। तो इसका आचरण का पवित्रता या आचरण का सभ्यता होना चाहिए। आगे है, अथवा अगर वो नहीं आपको पसंद आया तो इसको लिख सकते हैं, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पदांश को पढ़ा जाए तो पदांश को पढ़ते हैं कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, है ना। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी, है ना, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कितना बढ़िया चीज लिखा हुआ है। तो इससे क्वेश्चन है कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस पंक्ति में हिमालय जो है ना, हिमालय से कवि का क्या तात्पर्य है ना। इस हिमालय से जो है गंगा निकलना चाहिए, ठीक है। तो इससे कवि का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ देखते हैं इसका आंसर कि हिमालय से कवि का आशय समाज में निरंतर बढ़ती हुई विद्युत प्रथाओं एवं उसका सांघातिक पीड़ा है ना, जिसे आम आदमी झेल रहा है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कवि क्या शर्त रखी है ना। सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है कवि क्या शर्त रखा है ना। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए कवि ने यह शर्त रखी है कि समाज में चूल है ना, आमूल चूल और बुनियादी परिवर्तन होनी चाहिए। भ्रष्ट समाज व्यवस्था की बुनियादी हिलनी चाहिए, ये रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ठीक है, ये सूरत बदलनी चाहिए। इसमें कवि की सूरत बदलवाना चाहते हैं, किसकी, है ना, क्यों, है ना। तो कवि जो है, कवि चाहता है कि देश की बुरी व्यवस्थाओं के ढांचे में बदलाव लाना जरूरी है।
इसके बिना समाज उन्नति संभव नहीं हो पाएगा, है ना? ये चीज़ है। आगे है अभिव्यक्ति और माध्यम से, इसका भी आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना? ऑब्जेक्टिव के लिए 9 या 10 क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछता है। ऑब्जेक्टिव बहुत 65 प्लस ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई देख लीजिएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बोला आगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है ना? या फिर तो मेक इन इंडिया अथवा खुले शौच मुक्त गाँव पर निबंध लिखना है, या फिर तो पुलिस आयुक्त को लाउड स्पीकर का अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए पत्र लिखना है, या फिर तो महानगर की ओर, है ना, पलायन की समस्या विषय पर फीचर लिखना है, या फिर तो रिपोर्ट, है ना, विशेष रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है, ये कैसी लिखी जाती है, इसके बारे में आप लोग को उल्लेख करना है। तो 4 में से किन्हीं 2 का ही लिखना है। यहाँ तो चारों को बताएँगे, लेकिन आप लोग को 2 को ही लिखना है। थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी बताएँगे, है ना? मेक इन इंडिया, है ना? तो किसी भी देश की समृद्धि एवं विकास का मुख्य आधार जो होता है उसकी आर्थिक उत्पादन क्षमता होता है। जिस प्रकार भारत देश जो है प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार वर्तमान में आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भारत विश्व की प्राकृतिक देशों में से अग्रणीय बनते जा रहा है। इसके लिए जो है वो स्वदेशी की भावना निरंतर प्रत्येक भारतीय के हृदय में विकसित होनी आवश्यक है। भारत को सुख सुविधा संपन्न और समृद्धि बनाने, अर्थव्यवस्था के विकास के गति बढ़ाने, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार का सृजन करने के उद्देश्य से भारत सरकार जो है वो 25 सितंबर को 2014 को, है ना, 25 सितंबर 2014 को वस्तुओं को, है ना, वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने के लिए मेक इन इंडिया यानी भारत बनाओ, है ना, भारत में बनाओ, मेक इन ये स्वदेशी उद्योग की नीति का शुरुआत किया था। तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा निबंध लिखना है तो लिख दीजिएगा। आगे है खुले में शौच मुक्त, है ना? अभी बहुत कोई गाँव में अधिकतर में देखते होंगे कि मतलब खुले में शौच होता है, बाथरूम सब बना के नहीं रखता है, तो उसके बारे में जो है एक लेख लिखना है। तो गाँव एवं कच्ची बस्ती में लोग खुले स्थान पर शौच करते हैं। यह जो है ये बुरी आदतें से गाँवों में गंदगी रहती है और पेयजल, भूमि, वायु गंदगी बढ़ जाती है। अब इससे क्या होता है कि उन क्षेत्रों में भयानक संक्रामक बीमारी जो भी फैल जाता है ना? अतः खुले शौच मुक्त का आवश्यक लोगों को इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए खुले में मलमूत्र त्याग न करना के लिए जो है वो देश में स्वच्छता अभियान भी, है ना, स्वच्छता की भी कमी को देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान का भी क्या किया था, मतलब शुरुआत किए थे, है ना? इसी से जो है अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता मिशन के माध्यम से गाँवों में खुले शौच मुक्त करने की नारा भी दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने गाँव के बीपीएल लक्षित लघु सीमांत किसान हो गया, भूमिहीन श्रमिक हो गया आदि को घर में शौचालय बनाने के लिए भी प्रति व्यक्ति का 12,000 ना प्रति व्यक्ति परिवार के लिए जो है 12,000 रुपया भी दिया गया था। और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता भी दी गई थी। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा थोड़ा सा। आगे है क्वेश्चन 2 हुआ, ये 2 आप लोग को 2 का ही आंसर देना है ना? तीसरा में जो है, तीसरा में बोला है कि महानगर एवं पलायन की समस्या का विषय पर फीचर लिखना है ना? तो तीसरा देखते हैं हम लोग ग में। अच्छा लाउड स्पीकर वाला देख लेते हैं एक, है ना? ये तो था मेक इन इंडिया या खुले पर शौच मुक्त, या फिर तो अबर दुख का देना है पुलिस आयुक्त तो लाउड स्पीकर में जो मतलब गाना बजाता है उसके लिए, है ना? तो सेवा में पुलिस आयुक्त रांची महोदय, है ना, लिख दीजिएगा आप लोग एप्लीकेशन जिस तरह से लिखा जाता है। मैं अपने इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान जो है रांची के विभिन्न स्थानों पर लाउड स्पीकर जो अनुचित प्रयोग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल दिल्ली में प्रायः सभी जगह जो है वो लाउड स्पीकर का अनुचित प्रयोग किया जा रहा है ना? अब यहाँ है कि बाजारों, पार्कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वार हो गया, हर जगह जो है लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं और इन स्पीकरों के बजने से वैसे तो शांति भंग हो ही जाती है, साथ में विद्यार्थियों को भी दिक्कत होती है ना? परीक्षा में भी दिक्कत होता है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। तथा रात दिन लाउड स्पीकर शोर के कारण जो विद्यार्थी एकाग्र होकर पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग अनुमति जो है अनावश्यक कार्य तथा निश्चित समस्याओं के लिए जो है वो रात 8 बजे के बाद जो है प्रयोग करने के लिए, है ना, विरुद्ध जो है उचित कार्रवाई किया जाए। तो इस तरह से लिखिएगा। आशा है कि आप जो है छात्र वर्ग की इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे जो है आप अधिकारियों का उचित मतलब निर्देश देंगे। ग नंबर में महानगर की ओर पलायन के मतलब बढ़ने के लिए, है ना, महानगर की ओर सब जनता बढ़े उसके लिए क्या मतलब फीचर होना चाहिए। तो महानगर सपनों की तरह है ना? मनुष्य को लगता है कि मानो कि स्वर्ग ही है।
हर व्यक्ति जो है ऐसे स्वर्ग की ओर खींचा चला जा आता है, चमक-दमक, आकाश छूती इमारतें सब कुछ पा लेने की चाह, मनोरंजन आदि न जाने बहुत सी जो है कुछ पाने के लिए गाँव में को जो है ना गाँव का सुदामा ललायित हो उठता है, चल पड़ता है महानगर की ओर। मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि हम ना महानगर की ओर रहें, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। आज महानगर में भीड़ बढ़ रही है और हर जो है ना ट्रेन, बस आप देख सकते होंगे कि मतलब बहुत चीज़ें जो है गाँव में, यहाँ तक कि कस्बे तक व्यक्ति जो है अपनी दरिद्रता का समाप्त करने की ख्वाब के लिए महानगर की ओर जा पड़ता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोज़गार के लिए सब जो है वो महानगर की ओर ही बढ़ते जा रहा है ना? तो इस भाग-दौड़ में आप आपको जो है ना अपनों के साथ छोड़कर भी तैयार हो जाते हैं दूसरे के दूसरी अच्छी चिकित्सा सुविधा, परिवहन साधन, मनोरंजन के अन्य तरह की बिजली, पानी, कमी न होने आदि आकर्षण महानगर की ओर पलायन जो है वो बढ़ जाता है। महानगर व्यवस्था जो है चरमराने लगी है। अब सब कोई चाहता है कि हम महानगर में ही रहें। तो ऐसे में क्या है कि महानगर की जो साधन व्यवस्था जो है मतलब चरमराने लगी है। अब महानगर के जीवन की ओर आकर्षित करना दूसरी ओर यह है कि अभी 60 से कम नहीं है ना, अगर हर लोग चाहेगा गाँव ही सबसे अच्छा, जो भी व्यक्ति गाँव से महानगर की ओर जाना चाहता है, वो बहुत गलत चीज़ें हैं। मतलब वहाँ आपको बीमारी मिलेगा, अच्छा से मतलब साफ-सफाइया नहीं मिलेगा, अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में था। अगला जो है किसी घटना पे समारोह रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करना है दूरदर्शन की आँख में, है ना? घ नंबर का आंसर जो है, तो किसी घटना अथवा समारोह की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। दूरदर्शन के लिए आँखें देखी रिपोर्ट तैयार की जाती है। विशेष रिपोर्ट का इनमें से कुछ अलग होता है। अखबार और जैसे कि देखिए, यहाँ फिर से क्वेश्चन समझिए कि किसी घटना समारोह में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है और दूरदर्शन में देखा जाता है, वो दोनों में अंतर होता है ना? अखबार और पत्रिकाओं में सामान्य समाचार के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसे रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या और मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। अब उसमें से क्या होना चाहिए, उसमें से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है तथा तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है। हर माध्यम से परिणाम, प्रभाव का कारण जो है स्पष्ट किया जाता है। अब रिपोर्ट का प्रकार है ना कि रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो खोजी रिपोर्ट होता है, इन डेप्थ रिपोर्ट होता है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होता है, विवरणात्मक रिपोर्ट होता है। तो ये सारा रिपोर्ट का प्रकार था। आगे है खंड ग में कि निम्नलिखित में से किसी एक का कविता का मतलब आप लोगों को सौंदर्य स्पष्ट करना है, मतलब भावार्थ लिखना है ना कि इसका मतलब क्या होगा। तो जो है खड़ा है ना, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध, शताब्दी से इसी तरह गंगा जल में अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। आगे है, इसका भावार्थ लिखिए, है ना? तो इसका भावार्थ पहले देख लेते हैं हम लोग। तो प्रस्तुत काव्यांश बनारस जो है, बनारस कविता से उद्भूत है, जिसके रचयिता जो है वो श्री केदारनाथ सिंह है ना? अब यह जो है कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 से संकलित है कि कविता का कहना है कि बनारस में जो भी कुछ विद्यमान है वह सभी बिना किसी आधार के, बिना जो है ना किसी सहारे के खड़ा है। बनारस के प्राचीनतम आस्था आध्यात्मिक हो गया, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा और सामूहिक गति सभी विरासत के रूप में यहाँ जो है वो जनजीवन में व्याप्त है। उसका मिथकीय रूप आज भी सुरक्षित है, आस्तिक जो है आस्तिक में नहीं है। और राख रोशनी, ऊंचे खंभे, आग स्तंभ, पानी खंभे, जो है धुएं की सुगंध अथवा आदमी के उठे हाथ थामे हुए, अर्थात बनारस के आध्यात्मिक की दोनों शैलियों से मिले जुले रूप को देखने के लिए मिलता है ना? तो ये बनारस के बारे में था। यहाँ है कि यह बनारस के शहर जो है सदियों से किसी अज्ञात अदृश्य सूर्य जो है अर्घ देता हुआ है, गंगा जल में अपनी एक टोंग पर खड़ा है और दूसरी टोंग जो है अनजान है ना? सूर्य को ब्रह्मा का प्राचीनतम रूप मानकर सदियों से यहाँ पूजा भी किया जा रहा है। परंपराओं भी आज भी नहीं, मतलब यहाँ आज भी जो है ना, आज की नहीं बहुत प्राचीन है ना? कहने का तात्पर्य है कि आज भी गंगा को जो है गंगा के बीच खड़े होकर जल का सूर्य जो है ना, जल उसके जल से सूर्य की अर्घ दिया जाता है। अगला जो है ख में कि कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहे ये नयान, है ना? कोकिल करलव मधुकर्ण धुनी सुनी कर देही झापई कान, है ना? माधव सुन सुन कर बच्चन हमारा, तू गुर सुंदरी अति भेलू, है ना? भेल दुबरी गुनी गुनी प्रेम तोहरा धरनी धनी कत बेही बहसई, है ना? तो इसका जो है वो मतलब शब्दार्थ लिखना है। पुनी तही उड़त न पारा काहत दीही करी
चोदित हैरी हैरी नयन गरम कल जलधारा, है ना, इस तरह से है। तो आप लोग इसका प्रस्तुत यहाँ जो करना है, प्रस्तुत पंक्ति जो है मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है, जिन्हें पद भी बोला जाता है ना। शीर्षक के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा 2 से लिया गया है, संकलित किया गया है। ददी ने जाकर श्री कृष्ण ने कहा है कि हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में नायिका राधा अत्यंत विकल हो रही है। वह कमलमुखी जब पुष्पित उपवनों को देखते हैं तो दोनों नेत्र बंद कर लेती है, और जब कोयल की मधुर कूक और भैरव का मधुर गूंज सुनती है तो दोनों हाथों से कान ढक लेती है। उसे यह सब लेस मात्र भी नहीं सुहाता है। हे कृष्ण, मेरी बात को ध्यान से सुनो, है ना। आगे बोला है कि तुम्हारे गुणों पर मुग्ध वह जो है विरहनी राधा तुम्हारी विरह में अत्यंत दुर्लभ हो उठी है, और निरंतर तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती है। कितनी ही बार वह पृथ्वी पर बैठ जाती है, किंतु दुर्लभता से, है ना, दुर्बलता से कारण जो है अपनी आप उठ नहीं पाती है। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करती हुई वह राधा कातर पैनी दृष्टि से चारों ओर दिशाओं में देखते रहती है, और उसकी आंखों में आंसू धारा, है ना, प्रभावित होती रहती है। तुम्हारे विरह के उसका उसी तरह से प्रतिक्षण जो है छिन्न होता जा रहा है, जैसे ही चतुर्दर्शी के चंद्रमा जो है प्रतिदिन छोटा होते जाता है। विद्यापति कवि कहते हैं कि मिथिला के राजा शिवसिंह रानी लक्ष्मणा देवी पर भी मुग्ध और उसके साथ रमन करते हैं। तो ये था, शब्दार्थ करना था, मतलब एक शब्दार्थ करने के लिए तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब जो है किन्हीं तीन का ही आंसर देना है, यहाँ चार है लेकिन तीन का ही आंसर देना है ना। तो बोला है कि भारत तेंद जी के मकान के नीचे यह हृदय हृदय परिचय बहुत शीघ्र जो है ना, शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया है। यह कथन आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि मिर्जापुर में रहते समय बालक रामचंद्र शुक्ल को अपने पिताजी ने एक बार काशी में किसी बारात में भेजा। जब वे चौखंबा की ओर गए तो उन्हें एक मकान से पंडित केदारनाथ पाठक जी के निकलते हुए देखा, है ना, दिखाई पड़े। पाठक जी ने शुक्ला जी को, है ना, मिर्जापुर से ही जानते थे, और बातों ही बातों में पता चला कि यह भारतेंदु जी का मकान है। और भारतेंदु जी प्रति आदर भाव के कारण शुक्ला जी के भावुक होकर मकान को देखते रहे, और पाठक जो है ना, पाठक जी उनके भावुकता देखकर अति प्रसन्न हुए, और उनके साथ बातचीत भी करते हुए दूर दूर तक गए। और भार जो मकान के नीचे का वह हृदय भी बहुत शीघ्र ही केदारनाथ तक पाठकों के लिए शुक्ला जी के गहरी मैत्री में जो था वो बदल गया, और वह उक्त कथन में आशय था। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी, है ना, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यताओं या विचार से अपने समय समय को बोध नहीं कराती। घड़ी जो है किसका ज्ञान कराती है, समय का, है ना। घड़ी जो है, घड़ी समय का ज्ञान कराती है। तो क्या धर्म जो है, धर्म से संबंधित जो समस्या होता है उसका माध्यम विचार और अपने समय का बोध नहीं कराता है, वो चीज बोला है। तो यहाँ इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि घड़ी जो है ना, जैसे घड़ी समय का बोध कराती है, उसी प्रकार धार्मिक मान्यताएं या विचार भी अपने समय का बोध कराता है। कौन सा विचार धर्मानुकूल है, यह समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। जो है पुराने समय में जो है ना, पुराने समय में जो बातें धर्म की दृष्टि से उचित थी, आज वो अनुचित मानी जाती है। उदाहरण के लिए यज्ञ में बलि देना आज जो है तर्कसंगत नहीं है। मतलब पहले यज्ञ में बलि दिया जाता था लेकिन अब नहीं। तो बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक रूढ़ियां कभी जो है वो धर्म संगत थी, पर आज वे नहीं है, है ना, न तो तर्क संगत है और न ही धर्म समस्त है। स्त्री पुरुष की समानता आज भी आज का भी जो युग है ना, युग धर्म है, और किंतु पहले ऐसा नहीं माना जाता था। वैदों के अध्ययन का अधिकार स्त्रियों तथा शूद्रों को नहीं था, परंतु आज वे धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि धर्म संबंधी मान्यताएं भी युग में परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है ना। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है कि शेर मुंह, है ना, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है ना। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर पर क्या अंतर है। तो शेर के मुंह में जो एक बार जाता है वहां से वापस नहीं आता है। रोजगार दफ्तर जो है, रोजगार दफ्तर के लोग जो है बार बार चक्कर लगाते हैं, अर्जी देते हैं, पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। शेर जानवरों की निगल लेता है, पर जो रोजगार दफ्तर नौकरी चाहने वालों को निगलता नहीं है, लेकिन उन्हें रोजगार प्रदान करने और जीने का अवसर भी उनको नहीं देता है ना। लघु कथा में के माध्यम से जो है लेखक वर्तमान शासन व्यवस्था का व्यंग किया है। उसी तरह से घ नंबर है कि बनारस की पूर्णता और ऋतिकता की कवि किस प्रकार दिखाया गया है ना। बनारस की पूर्णता और ऋतिका जो है कि कवि किस प्रकार दिखाया गया है। तो
बसंत के आगमन पर लोगों के मन में उल्लास भर जाता है और उसकी पूर्णता का प्रतीक है। किसी न किसी पर्व पर जो है वो दूर से आने वाले श्रद्धालुओं यहाँ एकत्रित होता है और गंगा में स्नान करने करके जो पूजा अर्चना करते हैं और विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। इस प्रकार से बनारस में जो है पूर्णता व्याप्त रहती है और ये बनारस अपने जो है अपने अस्तित्व के साथ अपनी पूर्णता बनाए रखता है और लोग शव को अंधेरी गलियारे से निकालकर गंगा घाट में ले जाते हैं और दाह संस्कार भी कर देते हैं और यह कार्य जो है वो बनारस के ऋतिकता को प्रकट करता है। आगे क्वेश्चन है, यहाँ में से किसी तीनों का ही आंसर देना है। देवसेना का गीत जो है ना, देवसेना का गीत कविता में देवसेना का निराशा के कारण पर प्रकाश डालना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि देवसेना का से क्या है कि देवसेना की निराशा की कई कारण हैं। इनमें से दो कारण मुख्य है कि प्रथम तो हुनों के आक्रमण के कारण जो है उनके भाई है ना बंधु वर्मा एवं परिवार के सदस्य को वीर गति प्राप्त हुई है और वह जीवन भर अकेली रहकर उसे संघर्ष करना पड़ा है। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी है ना, परंतु स्कंदगुप्त जो था है ना, स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वह विजया से प्रेम करता था है ना। जब स्कंदगुप्त ने उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा तब वह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत भी ले चुकी थी। स्कंदगुप्त के व्यवहार के कारण जो है वह निराश हो गई और अकेली ही रहने के कारण जो उसे लोग कुदृष्टि के सामना करना पड़ा और इस वजह से जो है वह हार गई है ना, हार गई और वह निराश हो गई। अब गीत और मोती का सार्थक किससे जुड़ी है ना, गीत और मोती का सार्थक किससे जुड़ा हुआ है। तो गीत का सार्थकता गाने पर निर्भर है और लोगों के द्वारा गाए जाने उसका महत्व बढ़ता है। अधिक गीत गाया नहीं जाता है तो वो निरर्थक ही है। और इसी प्रकार जो है कवि अपने भावनाओं को गीत द्वारा व्यक्त करता है और समाज उस गीत को गाकर सार्थकता प्रदान करता है। और मोती का सार्थकता तभी है जब कोई गोताखोर समुद्र है ना अतुल गहराई से निकालकर उसे बाहर लाता है और समुद्र की गहराई में पड़े हुए मोतियों का कोई महत्व नहीं होता है। समुद्र से देखिए अगर क्या होता है इसमें कि समुद्र से मोती जो है समुद्र के अंदर है तो उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन बाहर निकलता तब उसका महत्व होता है। तो मोती को परखने वाले व्यक्ति को ही उनका मूल्य या उपयोगिता को बताते हैं। अब ग नंबर में है कि वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है। वसंत आया कविता में कवि का क्या चिंता है। तो बसंत आया कविता में कवि का प्रमुख चिंता यह है कि आज के मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब प्रकृति निरीक्षण में से नहीं कैलेंडर से जाना जाता है ना। अभी हम लोग जैसे कि कैलेंडर हाँ फरवरी आएगा तो बसंत ऋतु आएगा है ना, इस तरह से, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पत्ते झड़ते हैं, फूल खिलते हैं, आम के वृक्ष पर से लद जाते हैं, कोयल कूक सुनाई पड़ती है और हमें जो वसंत आगमन का बोध इससे नहीं अपितु कैलेंडर से और बसंत पंचमी की छुट्टी से होता है। कवि ने आधुनिक मानव की जीवन शैली पर करारा व्यंग किया। मतलब पहले जो था, पहले पता कैसे चलता था कि फूल गिरते थे, पत्ते झड़ते थे, तब पता चलता था कि बसंत आया, लेकिन अब तो कैलेंडर से पता चल जाता है, बसंत ऋतु की छुट्टी होता है उससे पता चल जाता है। घ नंबर है दुर्लभ है ना, दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाने के पीछे जो है कवि का क्या उद्देश्य है ना। दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र के पीछे दिखाने से कवि का जो है क्या उद्देश्य है ना। तो कभी जो है कभी कभी जो है कवि संसार को दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में समाविष्टि कर उसके चरित्र को आदर्श बनाकर लोगों के सामने पेश करता है। ऐसा करके वह प्रजापति जो है ना प्रजापति की तरह नई सृष्टि करता है, नहीं कि समाज को दर्पण में प्रतिबिंब करना। राम में जो है सभी दुर्लभ गुण हैं और एक साथ विद्यमान है। वह चरित्रवान है, सूरवीर है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, सत्यवादी है, कृतज्ञ है, दयावान है, विद्वान है, समर्थ है और प्रिय दर्शन है ना। ऐसा चरित्र गढ़कर कवि हमारे समक्ष में आदर्श महामानव का स्वरूप भी प्रस्तुत करता है। आगे क्वेश्चन है कि विष्णु खरे है ना, विष्णु खरे का साहित्य परिचय लिखना है, विष्णु खरे के बारे में लिखना है ना। तो विष्णु खरे कवि, लेखक और अनुवादक है ना। विष्णु खरे कवि भी हैं, लेखक भी और अनुवादक भी है। कवि के रूप में वह जो है वो जनता के समस्याओं से जुड़े हैं। अपनी कविताओं को अपनी भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थिति के विरुद्ध एक शक्तिशाली नैतिक विरोध को अभिव्यक्ति प्रदान की है। कला के पक्ष में विष्णु खरे की भाषा सशक्त और वर्णय विषय का अनुकूल है। आपने तत्सम है ना शब्दों के साथ ही बोलचाल के प्रचलित शब्दों का अपनाया है। आपने मुक्त छंद को अपनाया है और तथा जो अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं उनको अपनी कविताओं में स्थान भी दिया है। प्रमुख कृतियां क्या है
तो मरु प्रदेश और अन्य कविताएं हैं, है ना, टी.एस. इलियट, है ना, इलियट की कविताएं का अनुवाद है। एक गैर रोमानी समय जो है 1970 में कविता संग्रह है। अथवा, है ना, विष्णु खरे के बारे में नहीं लिखना है तो फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्य परिचय लिखना है। तो साहित्य परिचय रेणु जी के हिंदी के प्रसिद्ध आलंकित, है ना, आंचलिक कथाकार हैं। आपने जो है अपनी रचनाओं द्वारा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र की विरासत को आगे बढ़ाया है। आपकी रचना जो है वो विषय वस्तु अंचल विशेष ग्राम जीवन पर आधारित होता है ना। भाषा क्या है, तो रेणु जी का भाषा अत्यंत सशक्त और संवेदनशील है। उसमें से संप्रेषितता जो है ना, संप्रेषितता तथा भावनात्मकता जो है उनकी भाषाओं के आंचलिक शब्दों का तथा मुहावरों का जो है वो प्रयोग सफलपूर्वक हुआ है। शैली क्या है, तो कथाकार होने के कारण रेणु की जी के जो है वर्णात्मक शैली का आधार पर बनाया गया है और कुछ स्थलों पर उन्होंने आत्मकथ शैली को भी अपनाया है। इसके साथ ही यत्र तत्र व्यंग जो है शैली का भी प्रयोग किया गया है। कृतियां क्या है, तो रेणु जी के प्रसिद्ध रचनाएं जो है उपन्यास मैला, आंचल तथा प्रतिकर परिकथा जो है, कहानी संग्रह ठुमरी जो है ना, अग्निखोर, आदिम रात्रि महक, तीसरी कसम, है ना, उर्फ मारे गए, गुलफाम है ना। इस तरह का कहानी फिल्म जो है बन चुका है। आगे है सूरदास की पोटली को खोलकर किस प्रकार पछता रहा है ना। सूरदास पोटली खोलकर किस तरह से पछता रहा है, तो रुपयों को पोटली के जल जाने से सूरदास जो है बहुत दुख हुआ था, है ना। उसे खोकर वह बहुत पछता रहा था। वह सोच रहा था कि उसे आग लगने के बारे में पता होता तो वह यहीं सोता, है ना। और वह यदि किसी के द्वारा आग लगाए जाने की आशंका उसे होती, वह पोटली को पहले ही निकाल लेता। 500 रुपये से कुछ ऊपर ही थे। न न गया जाकर न जो है न गया जाकर पितरा का पिंडदान कर सकता, न ही मिठुआ के शादी जो है मिठुआ की शादी ही कर सका। बहू को हाथ की बनी 2 रोटियां खाने का साध भी पूरी नहीं हुई, है ना। ये सारा चीज था, मतलब सूरदास का जो भैरव जो है आग जला देता है ना, उसके बारे में था। या फिर तो सूरदास रुपये की थैली को अपना स्वीकार करने को क्यों तैयार नहीं था। तो सूरदास झोपड़ी में आग लगने के बाद भी रुपया को अत्यंत व्याकुलता था, परंतु वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। भैरव के पास जो रुपये थी, है ना, थैली थी ना उसके पास, तो वह उनकी झोपड़ी से चुराई गई थी। वह जानता था कि रुपये को अपना मान लेने उसका बदनामी होगा। लोग सोचेंगे कि एक अंधे भिखारी के पास इतना 500 रुपये से अधिक कहाँ से आया। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात न थी जितना धन संचय। उसके लिए यह बात जो है ना पाप करने के काम अपमानजनक नहीं थी। आगे है पर्वतरोहण संस्थान से आशय है ना। पर्वतरोहण संस्थान जो है उस संस्थान को कहते हैं जो पर्वत पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले पर्वत को जो है ना पर्वतरोहण संस्थान का क्या आशय है, तो पर्वतरोहण संस्थान का उस स्थान से है जो कि पर्वत पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले पर्वत पर चढ़ने की कला सीखते हैं ना। जो मतलब पर्वत पर चढ़ने के लिए किसी की इच्छा है और उसके लिए कला सीखते हैं। इसके लिए इन संस्थाओं में पर्वत जो है पर चढ़ने की कला दक्ष व्यक्ति पर्वत पर चढ़ने से जो है वो कला सिखाते हैं। और इससे जो है लोग पत्थरों, खुटियों, रस्सी, कुल्हाड़ी आदि जो दूसरी चीज़ों की मदद से जो है अब तो पर्वतरोहण शिक्षा भी पाठ्यक्रम में स्थान पा चुका है। और पर्वतरोहण जो है पर्वतरोहण के क्षेत्र में बिछेंद्री पाल व संतोष यादव के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे है क्वेश्चन कि अपना मालवा के आधार पर खाओ उजाड़ू सभ्यता का आशय स्पष्ट करें, है ना। तो वर्तमान सभ्यता में मनुष्य को प्रकृति से दूर ले जा रही है। अमेरिका आदि देशों विशाल उद्योग में होने वाले उत्पादन विश्व के अन्य देशों से बिकता है, जो कि वहाँ के आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभ्यता को नष्ट कर रहा है। इससे पूंजीवादी जो है शोषण बढ़ता जा रहा है तथा लोगों की गरीबी बढ़ती जा रही है। यह सभ्यता लोगों के सुख शांति को खाए जा रही है और उनकी धरती के सौंदर्य और उपरानंद जो है वो उजाड़ रही है और यह मानव जाति का भीषण विनाश की ओर धकेल रही है। तो ये रहा क्वेश्चन गैस जो किया हुआ था आप लोग के लिए। दूसरा 2 गैस और आएगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आप लोग का और सब्जेक्ट का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे।